Hi beta, good evening and welcome back to Franklin Biology classes. So हमारा जो लास्ट क्लास का टॉपिक था दैट वाज रिगार्डिंग टू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी के अंदर टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म हैनलर्स लूप एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में कैसे चलता है, ठीक है ना। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने समझा बेटा कि कैसे डीसीटी रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा फॉर reabsorption of sodium as well as for conditional reabsorption of calcium and sodium and water बेटा, ठीक है ना। अगर आपको लास्ट क्लास का अगर हम थोड़ा सा पहले पीछे वापस चले जाए, हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि हमारे पीसीटी के अंदर बेटा 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है वाटर का। पीसीटी के अंदर बेटा 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है बेटा सोडियम क्लोराइड का या सल्यूट का, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। फिर हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर आए, हैंडलर्स लूप के डिसेंडिंग लिम्ब में आए बेटा, तो वहाँ पे आप ऑलरेडी जानते हैं बेटा यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है 10% वाटर का। फिर हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलर्स लूप में आए तो वहाँ पे आपको पता है 20% रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है सल्यूट्स का। सो मतलब डीसीटी तक पहुँचते पहुँचते बेटा अगर हम लोअर वाला वैल्यू ले ले वाटर के लिए, सो 70 + 10 मतलब 80% वाटर रीअब्जॉर्ब हो चुका है बेटा। एंड सल्यूट की बात करें बेटा तो वहाँ पे भी अगर लोअर वैल्यू ले लेंगे 70 + 20, सो 90% सल्यूट्स क्या हो चुके हैं, एब्जॉर्ब हो चुके हैं। सो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा अभी डीसीटी के अंदर एंटर करेगा ना, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर बेटा 20% क्या होगा, वाटर होगा एंड 10% क्या होंगे, सल्यूट्स होंगे, ठीक है। ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको बोला था कि डीसीटी के दो मेजर पार्ट्स होते हैं बेटा, एक होता है अर्ली डीसीटी, एक होता है लेट डीसीटी, है ना। फिर अर्ली डीसीटी एंड लेट डीसीटी के अंदर आपने क्या देखा था, अगर आपको अच्छे से याद हो, वहाँ पे हमने स्टडी किया था बेटा कि जो अर्ली डीसीटी होता है, अर्ली डीसी की अगर हम परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी देखें, सो अर्ली डीसीटी परमेबल होता है सोडियम के लिए बट इम्परमेबल होता है किसके लिए बेटा, वाटर के लिए, है ना। लास्ट क्लास में यही पढ़ा था हमने। सो अर्ली डीसीटी नेचर में बेटा सोडियम के लिए क्या है, परमेबल है। सो इट इज़ परमेबल फॉर सोडियम एंड अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बेटा कितना परसेंट रीअब्जॉर्ब होता है सोडियम, 4 to 5% रीअब्जॉर्ब होता है। सो दैट मीन्स अभी हमारे पास कितने सल्यूट्स बचे बेटा, लोअर वैल्यू ले ले तो 6% बचे, अपर वैल्यू ले ले तो 5% बचे, ठीक है। बट साथ ही साथ बेटा हम इसको क्या बना सकते हैं, कंडीशनड परमेबल बना सकते हैं, किसके लिए, कैल्शियम के लिए, ठीक है। वाटर यहाँ पे बेटा 20% रहेगा, वाटर में कोई कमी नहीं आएगी। फिर जब हम लेट डीसीटी पे जाते थे बेटा, लेट डीसीटी के अंदर हमने क्या देखा कि लेट डीसीटी को परमेबल बना सकते हो सोडियम के लिए, लेकिन आपको एंजाइम एल्डोस्टेरोन की हार्मोन एल्डोस्टेरोन की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। एंड आप इसको परमेबल बना सकते हैं वाटर के लिए बेटा, लेकिन अगेन आपको चाहिए हार्मोन एल्डोस्टेरोन। और कितना परसेंट यहाँ पे आप रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं, 5 से 6% रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमारी कहानी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखी है बेटा, ठीक है। तो अभी हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब डीसीटी जैसे नीचे आता है बेटा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ इस एरिया को। सो डीसीटी एंटर करता है बेटा इनटू दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेटा। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग टिब्यूल बेटा, है ना। सो हमने क्या किया, हमने कलेक्टिंग टिब्यूल के एक साइड में बेटा सेल्स को थोड़ा लार्ज कर दिया। मान लो ये सेल जो यहाँ पे है ना, बिकॉज कलेक्टिंग टिब्यूल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बेटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो इसके इस वॉल में भी सेल्स होंगी बेटा और इसके इस वॉल में भी सेल्स होंगी। तो हमने एक साइड से सेल्स को थोड़ा हाईलाइट करके बना दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। सो जो यहाँ पे सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ये कोई अलग सेल नहीं है। जो सेल्स बेटा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कोई अलग सेल, डिफरेंट सेल नहीं है। ये बस बेटा किसका सेल है, कलेक्टिंग टिब्यूल का ही सेल है, बट हमने इसको थोड़ा हाईलाइट करके साइड में बना दिया बेटा, है ये लेकिन सेल इसी की वॉल का, ठीक है। तो ये हमारा कलेक्टिंग टिब्यूल हो गया। अब आपको याद रखना बच्चा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कलेक्टिंग टिब्यूल में एंटर करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर एंटर करता है, वो माना जाता है बेटा वो अप्रॉक्सीमेटली फाइनली बेटा वो 15.5% के आसपास का होता है। इसमें सल्यूट भी आएगा और इसमें सॉल्वेंट भी आएगा, यानी
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जब रीअब्जॉर्प्शन हुआ एंड सिक्रीशन हुआ बेटा इन केस ऑफ पीसीटी, इन केस ऑफ हेनेलस लूप, इन केस ऑफ डीसीटी, फाइनली बेटा आफ्टर ऑल दिस रीअब्जॉर्प्शन जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फाइनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर एंटर करता है ना, उसका परसेंटेज कितना होता है बेटा 15.5% होता है। अगर मैं इस 15.5% को वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं बेटा तो ये माना जाता है ये अप्रॉक्सीमेटली 28 लीटर्स के आसपास का होता है। समझ आया? समझ लेना पॉइंट को ध्यान से। तो ये कितना होता है बेटा 28 लीटर्स के आसपास का होता है। और एक पॉइंट जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बोला था जब यूरिन बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा पीसीटी में होता है वो हाइपोटोनिक होता है, जब वो डीसीटी में पहुंचता है या डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनेलस लूप में पहुंचता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, जब वो अगेन असेंडिंग लिम्ब में पहुंचता है वो हाइपोटोनिक हो जाता है। एंड जो हाइपोटोनिक यूरिन बेटा आपके डीसीटी में पहुंचता है उसकी ऑस्मोलिटी कितनी होती है 50 मिली ऑस्मोल्स बेटा, तो इसकी ऑस्मोलिटी 50 मिली ऑस्मोल्स है। सो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एंटर करता है ना उसकी ऑस्मोलिटी भी शुरुआत में कितनी होती है 50 मिली ऑस्मोल्स होती है, मतलब ये हाइपोटोनिक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है। समझ आया ना? अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ऐसा है जिसने दिन में बहुत सारा पानी पिया है, मतलब एबंडेंट अमाउंट ऑफ पानी पिया है, मतलब उसके ब्लड के अंदर बेटा नेचर कैसा हो चुका है हाइपोटोनिक हो चुका है, मतलब इसका ब्लड हाइपोटोनिक हो चुका है। हाइपोटोनिक होने का मतलब ये हुआ कि इसके ब्लड के अंदर वाटर इंक्रीज हो चुका है एंड सल्यूट डिक्रीज हो चुका है बेटा। समझ लेना इस पॉइंट को ध्यान से। मैं एज्यूम कर रहा हूँ बेटा, हम अजम्पशन ले रहे हैं, एज्यूम करते हैं फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा पर्सन है जिसने सुबह से बहुत सारा वाटर इनटेक किया है बेटा। सो अगर इस पर्सन ने दिन में बहुत सारा वाटर इनटेक किया है सो दैट मीन्स इसकी बॉडी के अंदर वाटर क्या होगा ज़्यादा होगा, इसके ब्लड के अंदर बेटा, ठीक है ना, इसके ब्लड के अंदर बेटा वाटर के अंदर ब्लड के अंदर प्लाज्मा में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा ज़्यादा होगा। अब ऐसा पर्सन का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिसके अंदर ऑलरेडी ब्लड में बहुत सारा पानी है, जिसके अंदर ऑलरेडी ब्लड हाइपोटोनिक हो चुका है, ऐसे पर्सन के अंदर बेटा जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जिसका वैल्यू 28 लीटर्स है बेटा, जब ये कहाँ पे पहुँचता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में पहुँचता है ना, ऐसे पर्सन के अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बेटा इम्परमेबल का काम करता है। यानी एक ऐसा पर्सन जिसका ब्लड हाइपोटोनिक है, ऐसे पर्सन के अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होता है बेटा ये इम्परमिएबल होता है बेटा। इम्परमेबल का मतलब ये हुआ कि ऐसे पर्सन की बॉडी से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा बाहर आएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, या जो यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बाहर आएगा ना, वो यूरिन कैसा होगा बेटा, वो यूरिन हाइपोटोनिक होगा। और उस यूरिन में ऑस्मोलिटी कितनी होगी 50 मिली ऑस्मोल्स होगी बेटा, ये याद रखना है। कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम अब दूसरा, पहला कंडीशन तो इजी समझना था बेटा, इसमें कुछ खास है नहीं, ये सिंपलेस्ट चीज़ है जो आप समझ ही गए बेटा। अब मान लेते दूसरा कंडीशन लेते हैं। तो पहला पर्सन कैसा था कि जिसकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लड में वाटर था बेटा। सो बिकॉज इसकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लड में वाटर है तो हमको वाटर को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, हमको यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में बेटा इस 28 लीटर वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जानबूझ के चाहते हैं बेटा कि ये वाटर क्या हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए इन द फॉर्म ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा और एक पर्सन ऐसा भी है जिसकी बॉडी के अंदर क्या हो चुका है बेटा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है। समझ लेना ध्यान से, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब ब्लड के अंदर बेटा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है डिक्रीज एंड सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है इंक्रीज बेटा। या मैं बता सकता हूँ इस पर्सन में बेटा ऑस्मोलैलिटी जो ब्लड की है वो इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। ऑस्मोलिटी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ क्या होता है बेटा। सो अगर एक पर्सन के अंदर ब्लड में पानी कम है, ब्लड पानी कम होने की वजह से बेटा ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, ब्लड बेटा कॉन्सेंट्रेटेड बन चुका है, ब्लड के अंदर सल्यूट्स इंक्रीज हो चुके हैं, या ब्लड की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज हो चुकी है बेटा। तो ऐसे पर्सन के अंदर क्या होता है कि जब ये 28 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ पे पहुँच जाता है बेटा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में पहुँच जाता है ना, हम ऐसे पर्सन के अंदर इस वाटर को बेटा या इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को रीअब्जॉर्ब करते हैं एंड रीअब्जॉर्ब करने के बाद वाटर को वहाँ वापस कहाँ पे भेज देते हैं बेटा,
ब्लड के अंदर भेज देते हैं। ये ब्लड वेसल यहाँ पे आपको दिखाई, ये ब्लड के अंदर भेज देते हैं। समझ आया ना। अब ये कैसे होता है तो ये आप ध्यान से इधर देखिए बेटा। होता क्या है एक्चुअल में कि जब एक पर्सन का ब्लड क्या हो जाता है बेटा, हाइपोटोनिक हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है, तो ऐसे पर्सन के अंदर एक ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, जिस ग्लैंड को हम नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बेटा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे बेटा एक छोटा सा ग्लैंड चिपका रहता है, जिस ग्लैंड को हम बोलते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं शॉर्ट में पीजी लिख देता हूँ बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। होता क्या है कि इस पर्सन की बॉडी में जब ब्लड हाइपोथैलेमस में पहुंच जाता है ना, तो हाइपोथैलेमस के अंदर बेटा स्पेशल सेल्स होती है जिनको हम ऑस्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर स्पेशल सेल्स होती है बेटा, जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं। और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स को बेटा अल्लाह ने ताकत दी है कि ये चेक कर सकते हैं कि ब्लड हाइपोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है। मान लो फॉर एग्जांपल इस हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर ने चेक किया कि ब्लड हाइपरटोनिक हो चुका है बेटा, मतलब ब्लड में वाटर कम हो चुका है, तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की मदद से एक हार्मोन को ब्लड में डाल देता है। दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज ADH। ठीक है, हार्मोन का नाम क्या है बेटा, ADH। ADH का मतलब होता है बेटा एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन बेटा। द हार्मोन इज कॉल्ड एज एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, या इसको हम बेटा वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन। ऑल्सो कॉल्ड एज वेसोप्रेसिन। समझ आया। तो ये हार्मोन कहाँ पे आ गया बेटा, ब्लड में आ गया। अब ये हार्मोन जब ब्लड में आता है ना, ब्लड में आने के बाद बेटा ये सेम हार्मोन क्या करता है, ये ब्लड से निकल के इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की सेल्स पे जुड़ जाता है बेटा। ऐसे देखिए, तो इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की सेल्स पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको आप ADH रिसेप्टर्स बोल सकते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिसेप्टर्स बोल सकते हैं। तो ये हार्मोन आके बेटा क्या करेगा, इन्हीं रिसेप्टर्स पे बाइंड कर। मान लो ये वाइट कलर में ये हार्मोन है बेटा जिसने रिसेप्टर पे बाइंड किया बेटा। यहाँ तक तो समझ आ ही गया। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये हार्मोन जिसको हम ADH बोलते हैं बेटा, जो हमने निकाला जानबूझ के, बिकॉज हमारी बॉडी में ब्लड ऑस्मोलिटी क्या हो चुकी है बेटा, इंक्रीज हो चुके हैं। तो जैसे ये हार्मोन इन ट्यूब्यूलर सेल्स के ऊपर बाइंड करता है, ट्यूब्यूलर सेल्स मतलब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की सेल्स में बाइंड करता है ना, बाइंड करने के बाद ये हार्मोन क्या करता है, ये इन सेल्स के ऊपर बेटा एक स्पेशल प्रोटीन चैनल बनाता है। बहुत सारी चैनल्स बनेंगी यहाँ पे बेटा इस हार्मोन की वजह से। सो दीज स्पेशल प्रोटीन चैनल्स बेटा है ना ऐसे, तो ये चैनल्स इधर भी बनेंगी। ऑल द मैंने यहाँ पे सेल्स बड़ी बड़ी नहीं बनाई, बट यहाँ पे भी वैसी सेल्स होंगी जो उस साइड में बेटा। सो इन चैनल्स को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्वापोरिन 1 बेटा। इनको हम बोलते हैं एक्वापोरिन 1 चैनल्स बेटा। समझ गए ना बच्चा। अब ये एक्वापोरिन 1 चैनल्स क्या करती है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए बेटा, ये एक्वापोरिन 1 चैनल्स क्या करती है, ये आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, मेरे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, हर एक के एनिमल की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बेटा क्या करते हैं, वाटर को बाहर निकालती है। तो ये वाटर बाहर आ रहा है बेटा, और जैसे ये वाटर बाहर आएगा बेटा, बाहर आने के बाद ये वाटर कहाँ पहुँच जाता है, ये ब्लड में पहुँच जाता है। तो अब ये वाटर कहाँ जा रहा है बेटा, ब्लड में जा रहा है। जैसे जैसे वाटर ब्लड में जाता रहेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ब्लड का क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऑस्मोलिटी ब्लड की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बेटा, और हमारा ब्लड नॉर्मल हो जाएगा। यही तो हम चाहते थे ना। समझ आया क्या हुआ यहाँ पे, यही तो हम चाहते थे ना कि ब्लड के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। तो हमने वो इंक्रीज कैसे कराई बेटा, हमने एक ऐसे स्ट्रक्चर को जो इम्परमेबल था उसको परमेबल बना दिया बेटा। किसकी मदद से, एक हार्मोन की मदद से, जिस हार्मोन को हम ADH बोलते हैं बेटा। सो याद क्या रखना यहाँ पे अभी फाइनल में कि जो आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है, नॉर्मली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बेटा इम्परमेबल होता है सॉल्यूट के लिए भी एंड सॉल्वेंट के लिए भी। बट
अंडर सर्टेन इमरजेंसी कंडीशंस बेटा ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल परमेबल बन जाता है सल्यूट के लिए एंड सॉल्वेंट के लिए बेटा। और कैसे होता है ये पॉसिबल? बिकॉज हम एक हार्मोन की मदद लेते हैं बेटा विच इज़ कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेटा। सो दिस इज़ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मटीरियल्स इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बेटा। सो आई होप कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में अभी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा बेटा। समझ आया ना? ये क्लियर हो गया? एकदम इजी था बेटा, ज़्यादा इसमें कुछ टफ आई डोंट थिंक था नहीं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, सो सिंपल में याद रखेंगे बच्चा, नॉर्मली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की वॉल इम्परमेबल होती है सल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 15.5% फिल्ट्रेट आता है बेटा, ठीक है, 24 आवर्स में। लेकिन अगर किसी वजह से बेटा आपकी बॉडी में ब्लड लॉस हुआ है या ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन कम है या ब्लड बेटा हाइपरटोनिक है, ऐसी कंडीशन में हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम एडीएच बोलते हैं। एंड एडीएच क्या करता है बेटा, वो आपकी बॉडी के अंदर यूरिन से बेटा या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से सोडियम को एंड वाटर को बाहर निकालता है और किस में डाल देता है बेटा, ब्लड में डालते हैं, ताकि ब्लड के अंदर वाटर का वॉल्यूम या ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बेटा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से याद रख लीजिएगा बेटा। अब और एक चीज़ देख लीजिए, आपको याद है मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि अगर हम एक पर्सन की बॉडी के अंदर से बेटा हैनेलिस लूप बाहर निकालेंगे या हैनेलिस लूप काटेंगे तो वो पर्सन कभी भी हाइपरटोनिक यूरिन नहीं बना सकता। याद है मैंने ये भी बोला था बेटा कि हाइपरटोनिक यूरिन को बनाने के लिए हैनेलिस लूप का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हैनेलिस लूप नहीं है, हाइपरटोनिक यूरिन नहीं बन सकता है बेटा। अब उसका और हाइपरटोनिक यूरिन के बनने का आपस में क्या कनेक्शन है वो आप इधर समझ लीजिए बेटा, मैं इसको समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। देखिए ये आप देख रहे हैं ना बेटा, ये एरिया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, चलो इसको मैं कलर कर देता हूँ। तो ये जो आप येलो एरिया यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम है ना, मेड्यूला है ना ये बेटा, ये यानी ये मेडुला का इंटरस्टिशियल स्पेस है बेटा, ये शॉर्ट में मेडुलरी इंटरस्टिशियम है। ठीक है, हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि जैसे ही हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आते हैं, कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ आते समय मेडुला क्या हो जाता है बेटा, हाइपर ऑस्मोटिक हो जाता है। पढ़ा है हमने इसको बेटा, हाइपर ऑस्मोटिक हो जाता है ना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑस्मोलिटी 300 है, यहाँ पे 1200 है। तो ज़्यादा ऑस्मोलिटी कहाँ पे बेटा, अंदर की तरफ है। कम ऑस्मोलिटी कहाँ की तरफ है बेटा, बाहर की तरफ है। अब देखिए इधर, जब आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल परमेबल बन जाता है ना, तो परमेबिलिटी की वजह से बेटा वाटर कहाँ आना शुरू कर जाता है, बाहर आना शुरू करता है। लेकिन इमेजिन कर लो बेटा, अगर आपका इंटरस्टिशियम हाइपर ऑस्मोटिक नहीं होता, ठीक है, अगर आपका ग्लोमेरुलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम बेटा हाइपर ऑस्मोटिक नहीं होता, क्या वाटर बेटा कभी बाहर आ पाता, नहीं आ पाता। बिकॉज हम पता है ना, वाटर मूव करता है बेटा फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, या फ्रॉम हाई सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू फ्रॉम लो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं बता रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल बेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आ रहा है, सो दैट मीन्स बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से, जो ए है, अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है, जो बी है बेटा। लेकिन ये लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बनाई किसने, ये लो कॉन्सेंट्रेशन बना के दी है बेटा हैनेलिस लूप ने, बिकॉज ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। मतलब अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बेटा ऑस्मोलिटी 800 है, सो यहाँ पे ऑस्मोलिटी 800 नहीं होगी बेटा, बिकॉज यहाँ पे ऑस्मोलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, यहाँ पे सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो बिकॉज यहाँ पे सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ए पे कम है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वाटर क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। सो इस वजह से वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो ए के पास है टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो बी के पास है, या उल्टा मैं अगर बता दूं बेटा, फ्रॉम लो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो ए के पास है तो हाई सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो बी के पास है। लेकिन ये हाई सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन किसने बनाई बेटा, ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर हैनेलिस लूप एंड वासा रेक्टा ने बनाई, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब जैसे ही यहाँ पे बेटा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन खत्म हो जाएगा ना, अब जो फ्लूइड यहाँ से बाहर आएगा एट द एंड ऑफ दिस पॉइंट बेटा, यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के एंड पे जो फ्लूइड बाहर आएगा ना बेटा, वो फ्लूइड कहाँ जाएगा आगे जाके, वो आगे जाके जाएगा, आगे मूव करेगा बेटा, और कहाँ पे जाएगा बेटा, डक्ट ऑफ
बेलिनी में जाएगा बेटा। एंड इस फ्लूइड को अब हम क्या बोलेंगे, इसको हम यूरिन बोलेंगे। यानी यहाँ तक बेटा, इस लाइन तक हम इसको क्या बोलते थे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते थे, बट अब इसके आगे हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, यूरिन बोलेंगे। यानी यूरिन फाइनली कहाँ बनता है नेफ्रॉन में, वो बनता है कलेक्टिंग टिब्यूल में बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ टिब्यूलर सिक्रीशन एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन बेटा, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आप खुद ही पढ़ेंगे बेटा, हमने नेफ्रॉन को अच्छे से पढ़ा है। इनका डिफरेंस थोड़ा सा मैं रोक दिया है ये यहाँ पे वीडियो, इनका डिफरेंस एक बार रीड कर लीजिए, इसमें कुछ खास है नहीं बच्चा। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके सारा अभी, ठीक है। इसमें हमने लगभग कोई चीज़ नहीं छोड़ा है बेटा। अच्छा, थोड़ा सा और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दैट इज़ टिब्यूलर सिक्रीशन। इधर देखिए, ये हमारा नेफ्रॉन है बेटा, और ये हमारी ब्लड वेसल्स है ना। जब भी कोई चीज़ बेटा नेफ्रॉन से ब्लड वेसल की तरफ जाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। और जब भी कोई चीज़ बेटा ब्लड से नेफ्रॉन की तरफ आती है, इसको हम बोलते हैं टिब्यूलर सिक्रीशन। तो टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन तो ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं बेटा, अभी थोड़ा टिब्यूलर सिक्रीशन के बारे में बता देता हूं कुछ लाइंस। सबसे पहली चीज़ आप याद रखेंगे कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव टिब्यूल जो होता है बेटा, पीसीटी के अंदर किस किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी के अंदर बेटा हाइड्रोजन आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। पीसीटी के अंदर बेटा अमोनियम आयंस NH4 पॉजिटिव आयंस का, NH3 यहाँ पे NH4 आएगा, NH4 पॉजिटिव आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा, ठीक है ना। एंड पीसीटी के अंदर बेटा पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। याद रखेंगे पीसीटी के अंदर बेटा किस किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटॉन्स का, अमोनियम आयंस का एंड पोटेशियम का। तो यहाँ पे ऑल दो पोटेशियम बाहर की तरफ दिखाया है, मतलब यहाँ पे दिखाया है कि पोटेशियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है। पोटेशियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा बेटा, बल्कि पोटेशियम क्या होगा, सिक्रीट होगा। सो पोटेशियम का सिक्रीशन होता है, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। सेकंड चीज़, अगर हम हैनेलिस लूप की बात करें बेटा, लूप ऑफ हैनेले का बेटा ज़्यादा रोल टिब्यूलर सिक्रीशन में नहीं है। सो टिब्यूलर सिक्रीशन बेटा बहुत ही कम इनसिग्निफिकेंट होती है किसके अंदर, हैनेलिस लूप के अंदर बेटा। डीसीटी की तरफ आते हैं तो डीसीटी में बेटा सबसे पहले प्रोटॉन का रीअब्जॉर्प्शन होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटॉन्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, एज वेल एज अमोनियम आयंस का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। सॉरी, नॉट रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन बेटा, सिक्रीशन होता है। सो डीसीटी के अंदर किस किस चीज़ का सिक्रीशन होगा, एग्जाम के लिए याद रखना, पोटेशियम का, प्रोटॉन का एंड अमोनियम आयंस का। कलेक्टिंग टिब्यूल जो होता है बेटा, कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर किस किस चीज़ का सिक्रीशन होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर बेटा यूरिया का सिक्रीशन होता है। कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर बेटा क्रिएटिनिन का सिक्रीशन होता है। कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर बेटा ड्रग्स का सिक्रीशन होता है। कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर बेटा टॉक्सिन्स का सिक्रीशन होता है। कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर बेटा प्रोटॉन का सिक्रीशन होता है। कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर बेटा पोटेशियम आयंस का सिक्रीशन होता है। सो ये है टिब्यूलर सिक्रीशन, जो आपको याद रखना है कहाँ पे किस किस पार्ट का सिक्रीशन होता है। सो यहाँ पे हमारा यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हमने पूरा का पूरा समझ लिया बेटा कि यूरिन कैसे बना, कैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ, कैसे टिब्यूलर सिक्रीशन हुआ, पीसीटी में कैसे सिक्रीशन हुआ, हैनेलिस लूप में कैसे सिक्रीशन हुआ, डीसीटी में कैसे सिक्रीशन हुआ, क्या है अर्ली डीसीटी, क्या है लेट डीसीटी, एंड कलेक्टिंग टिब्यूल को बेटा हम कैसे तैयार करते हैं परमेबल बनने के लिए बेटा इमरजेंसी कंडीशन में फॉर वाटर बेटा, ताकि हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। सो आई होप ये आपको समझ आ गया बेटा। इसमें मेरा जितना भी मेरे को पता था मैंने कोशिश किया बेटा कि आपको पूरा का पूरा समझ आ जाए, एंड आई होप बेटा आपको रियलिटी में पूरा समझ भी आया होगा बेटा। सो यहाँ पे एंड होता है हमारा क्या, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बेटा। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। मतलब हम समझने वाले हैं बेटा कि कैसे किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है
फॉर मेकिंग हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यूरिन बेटा, ठीक है ना। कैसे किडनी हाइपोटोनिक यूरिन बनाती है एंड हाइपरटोनिक यूरिन बनाती है, ठीक है। सो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, तो फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय 3 हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म, यानी किडनी बेटा अपनी फंक्शन को मेंटेन करते 3 अलग अलग मैकेनिज्म से। पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एंड तीसरा है हार्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हाइपोथैलेमस कैसे यूज होता है बेटा फॉर रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ किडनीज बेटा, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक पेज यहाँ पे ऐड करते हैं समझने के लिए। देखिए हम मान के चलते हैं बेटा कि एक पर्सन के अंदर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक पर्सन के अंदर बेटा बॉडी फ्लूइड्स डिक्रीज हो चुके हैं, एक पर्सन के अंदर बेटा ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो चुकी है बेटा। मतलब इस पर्सन के अंदर ब्लड में वाटर कम हो चुका है, इस पर्सन के अंदर ब्लड में वाटर कम हो चुका है, इस पर्सन के अंदर बेटा ब्लड में सल्यूट्स क्या हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। समझ आया ना, ये कंडीशन है, ये याद रखना बेटा, ये कंडीशन है। सो अब ऐसी कंडीशन में किडनी बेटा कैसे रेगुलेट करेगी प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लो एक किडनी के पास बेटा ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे किडनी को दिख रहा है कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, ब्लड में वाटर डिक्रीज हो चुका है, ब्लड में सल्यूट बढ़ चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में किडनी कैसे मदद करेगी बेटा ताकि हमारा ब्लड वॉल्यूम वापस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए बेटा। अब ध्यान से देख लीजिए होता क्या है बेटा हमारी बॉडी के अंदर। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर ये ब्रेन है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रेन है बेटा, फॉर ऐसे, ठीक है। तो ब्रेन के बेस पे मतलब लोअर साइड ऑफ ब्रेन पे बेटा कहीं इधर एक स्पेशल ग्लैंड पाया जाता है। तो ये मान लो ये ग्लैंड पाया जाता है यहाँ पे, एक ग्लैंड पाया जाता है बेटा। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रेन के अंदर ही पाया जाता है ग्लैंड, समझ लेना इसको ध्यान से। तो ये हाइपोथैलेमस है बेटा, ठीक है ना। अब हाइपोथैलेमस को अल्लाह ने बेटा एक इम्पॉर्टेंट फीचर दिया हुआ है दैट कि इस हाइपोथैलेमस के अंदर बेटा कुछ स्पेशल न्यूक्लियाई पाया जाए, कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती है। जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कलर में ये सेल्स बना रहा हूँ, इन सेल्स को हम नाम देते हैं बेटा ऑस्मो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मो रिसेप्टर्स बेटा। ये हाइपोथैलेमस के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स को प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इन्होंने बेटा ये जैसे इन ऑस्मो रिसेप्टर के साइड से ब्लड निकलता है ना, या इनके साइड से ब्लड गुजरता है बेटा, इनका काम होता है बेटा चम्मच से ब्लड को उठाना और उसको टेस्ट करना। मान लो फॉर ये एक बंदा है बेटा, या ये यहाँ पे एक सेल है, मान लो ये एक सेल है बेटा जिसका नाम ऑस्मो रिसेप्टर है ऐसे, ठीक है। तो इस सेल का काम क्या होता है बेटा, इसकी नज़र ब्लड पे रहती है, ये हमेशा ब्लड को देखती रहती है बेटा, ठीक है, हमेशा ब्लड को देखती रहती है। एंड ये ब्लड से क्या करती है बेटा, ये ब्लड से मान लो फॉर ये चम्मच उठा लिया इसने, ठीक है, ये चम्मच उठा लिया किसका, ब्लड का बेटा, और इस ब्लड को ये टेस्ट करती है। अगर इसको ब्लड में बेटा कभी भी ब्लड के अंदर बेटा कभी भी सल्यूट कम दिखे, क्या दिखे बेटा, सल्यूट कम दिखे, और ब्लड के अंदर क्या दिखा बेटा, वाटर ज़्यादा दिखा, तो ये सेल क्या करती है, ये सो जाती है, ये रेस्ट लेती है बेटा, तब ये आराम करेगी, सो गई ये सेल, ठीक है ना। अगर ब्लड के अंदर सल्यूट इसको कम मिल रहा है, वाटर ज़्यादा मिल रहा है, तो तब ऐसी कंडीशन में ये सेल एक्टिवेट नहीं होती है, ये सेल स्टिमुलेट नहीं होती है, ये सो जाती है, ये रेस्ट करती है।
बट मान लो फॉर एग्जाम्पल कभी बेटा इस सेल को क्या मिला, ब्लड के अंदर बेटा इस सेल को क्या मिला, इसको सल्यूट ज़्यादा मिला ब्लड में, दैट मीन्स ब्लड के अंदर वाटर क्या है बेटा, कम है, दैट मीन्स ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या हो चुकी है बेटा, इंक्रीज हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। समझ आ रहा है ना। और जैसे ही ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं बेटा, आफ्टर एक्टिवेटिंग ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये इस हाइपोथैलेमस के अंदर है ना, इस हाइपोथैलेमस के अंदर बेटा बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। इस हाइपोथैलेमस के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, ब्लैक से बना देता हूँ मैं। इस हाइपोथैलेमस के अंदर बेटा बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ये सारे न्यूरॉन्स ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हज़ारों न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, बिकॉज हाइपोथैलेमस एक नर्वस स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है बेटा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे न्यूरॉन्स ग्रुप्स में मिलेंगे। दीज ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लाई, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम न्यूक्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के न्यूक्लाइज मिलेंगे, लेकिन जिन न्यूक्लाइज के बारे में हमें आज पढ़ना है बेटा उनका मैं नाम लिख देता हूँ। फॉर ये दो न्यूक्लाइज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये एंड ये बेटा, ये दो न्यूक्लाइज दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक का नाम होता है बेटा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई। एक को हम बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई, तो ये हो गया बेटा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई, है ना। एंड दूसरे को हम बोलते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लाई बेटा, दूसरे को हम बोलते हैं पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लाई। तो ये दो न्यूक्लियर, अच्छा खाली दो नहीं होंगे, इसके अलावा और बहुत सारे अलग अलग होते हैं, बट हमारे काम के खाली ये दो है अभी बेटा। वन इज कॉल्ड एज सुप्राऑप्टिक न्यूक्लाई एंड अनदर इज कॉल्ड एज पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लाई बेटा। अब ये न्यूक्लियर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है अभी बेटा, बिकॉज जब ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, ऑस्मो रिसेप्टर भी एक न्यूरॉन ही है ना बेटा, एक नर्वस सेल है, तो जब ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं ना, ये अपना एक्टिवेशन का सिग्नल किस पे भेज देते हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई पे भेज देते हैं एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई पे भेज देते हैं बेटा। और जैसे ही ये दो सेल्स या ये दो न्यूक्लाइज बेटा एक्टिवेट हो जाती है, ये एक्टिवेट होने के बाद क्या करती है बच्चा, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये क्या करती है, ये एक स्पेशल हार्मोन को बनाती है बेटा, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज ADH। ADH का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन बेटा। तो याद रखेंगे वैसोप्रेसिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वैसोप्रेसिन का फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में होता है, और हाइपोथैलेमस में वो कहाँ पे बनता है बेटा, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई में बनता है। अब ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस के नीचे बेटा और एक ग्लैंड पाया जाता है, यहाँ पे ध्यान से देख लेना बेटा, हाइपोथैलेमस के नीचे और एक ग्लैंड पाया जाता है बेटा, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं इस ग्लैंड को ऐसे, और एक ग्लैंड पाया जाता है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, और इसके तीन हिस्से होते हैं बेटा, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी, another is called as posterior pituitary, and another is called as median pituitary बेटा, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने हिस्से हैं बेटा, तीन हिस्से हैं, एक को हम बोलते हैं मीडियन, एक को हम बोलते हैं पोस्टीरियर, और एक को हम बोलते हैं एंटीरियर बेटा, याद रहेगा ना। इधर देखिए, सो अगर मैं हाईलाइट करूं बेटा, तो ये येलो कलर के अंदर जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी बेटा। also called as adenohypophysis। ये पार्ट जो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर।
इसको हम नाम देते हैं बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। एंड बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन पिट्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 हिस्से होते हैं। अब होता क्या है बच्चा, ये मेरे को बताना क्यों था यहाँ पे। होता ये है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स है ना बेटा, इनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो एक्सॉन्स बेटा नीचे आ जाते, ब्लैक कलर से बना देता हूँ ताकि दिख जाए। तो हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं ना बेटा, इनके एक्सॉन्स निकल के बेटा कहाँ पे आ जाते हैं, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं बेटा। ध्यान से देखना, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। और इन्हीं एक्सॉन्स की मदद से, ध्यान से देख लेना, इन्हीं एक्सॉन्स की मदद से बेटा ADH, मतलब ये अगर एक्सॉन है ना ऐसे फॉर एग्जांपल, तो इसी एक्सॉन पे ऊपर बेटा चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते बेटा कौन आता है, ADH आता। तो ये एक्सॉन आप देख रहे हैं ना, ये ADH हार्मोन जो है बेटा, ये एक्सॉन की मदद से बेटा कहाँ पे पहुँचता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुँचता है बेटा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुँचने के बाद इसको स्टोर किया जाता है बेटा छोटे छोटे पैकेट्स में। तो ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे पैकेट्स हैं यहाँ पे बेटा, जिनके अंदर इस हार्मोन को स्टोर किया जाता है। दीज पैकेट्स आर कॉल्ड एज गमोरी बॉडीज या गमोरी वेजिकल्स भी इनको बोलते हैं बेटा, समझ आया ना। एंड ये जो आपको ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, जिसकी मदद से बेटा ये हार्मोन नीचे आता है, दिस ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल नर्व ट्रैक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल नर्व ट्रैक्ट। तो सो फाइनली हमारा हार्मोन कहाँ पे पहुँच चुका है बेटा, हमारा हार्मोन पहुँच चुका है पिट्यूटरी ग्लैंड में बेटा। समझ गए ना, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए बेटा। अब जैसे हार्मोन पिट्यूटरी, अच्छा दिस ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हुआ ना, हर एक हार्मोन ब्लड से ट्रांसपोर्ट करता है। एवरी हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड एक्सेप्ट ADH बेटा। ADH एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, जो एक्सॉन से ट्रांसपोर्ट होता है बेटा। दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज एक्सोनल ट्रांसपोर्ट बेटा। तो दुनिया का वो कौन सा हार्मोन है जो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट करता है, तो एग्जाम के लिए याद रखना है बेटा, वो कौन सा हार्मोन होता है, वो ADH होता है। समझ गए ना। अब ये इधर देख लीजिए, अब ADH यहाँ आ गया ना, अब ये ग्लैंड क्या, अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा बेटा, ADH को ब्लड में डाल देगा। ध्यान से सुन लेना बेटा। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेटा ब्लड में आ चुका है, ब्लड में आ चुका है बेटा। तो ब्लड में आने के बाद ये ADH क्या करेगा, ध्यान से देख लेना। ब्लड में आने के बाद ये ADH क्या करेगा, सबसे पहले ये ADH जो है ना, ये जाएगा बेटा कहाँ पे, कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर बेटा। ये चला गया कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर, जो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। कलेक्टिंग टिब्यूल के अंदर ये क्या करेगा बेटा, ये कराएगा फॉर्मेशन ऑफ एक्वापोरिन्स बेटा। तो ये एक्वापोरिन 1 चैनल्स बनाएगा, और वो एक्वापोरिन्स क्या करेंगी, ये वाटर को रीएब्जॉर्ब कराएंगे। अब ये वाटर जब रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ये वापस कहाँ जाएगा बेटा, ब्लड में जाएगा। और जैसे जैसे ब्लड के अंदर वाटर ऐड होता जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बेटा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे किसके बारे में, कलेक्टिंग टिब्यूल के बारे में बेटा। समझ आया ना। तो ADH ने क्या किया बेटा, ADH ने एक्टिवेट किया कलेक्टिंग टिब्यूल को, ताकि वो क्या करे बेटा, वाटर को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से निकाले, और निकालने के बाद बेटा वापस किस में डाले, ब्लड में डाले, ताकि ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए ना। दूसरा, ये ADH क्या करता है बेटा, ये आर्टरियोल्स का वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है। ये आर्टरियोल्स का क्या कराता है बेटा, आर्टरियोल्स का वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है। बिकॉज जब आर्टरियोल्स का वैसो कंस्ट्रक्शन होगा,
तो उनका डायमीटर डिक्रीज़ होगा, डायमीटर डिक्रीज़ होगा तो उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सो जितना जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन निकलेगा उतना ज़्यादा हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को क्या कर सकते हैं, रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो इस तरीके से हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ था उसको इंक्रीज़ करा देगा, जो बॉडी फ्लूइड डिक्रीज़ हुए थे उनको इंक्रीज़ करा देगा, जो ऑस्मोलिटी इंक्रीज़ हुई थी उसको क्या करा देगा, डिक्रीज़ करा देगा। सो ये है फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस बेटा इन प्रिवेंटिंग द डिक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बेटा। समझ आया ना? तो इसमें कुछ ज़्यादा टफ था नहीं बेटा, आई होप ये आपको अभी समझ आ गया है। तो ये तो एक चीज़ होगी बेटा। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमको पढ़ना है बेटा रोल ऑफ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। हाँ, तो ये इजी था बेटा, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। तो यहाँ पे इसी का वो थ्योरी लिखा हुआ बेटा, तो आप चाहे तो थोड़ा पॉज करके इसको लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं बेटा रोल ऑफ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस की तरफ। हाँ, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इधर जूम कर देता हूँ। तो हम समझना चाहते हैं कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस कैसे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो समझने के लिए बेटा सबसे पहले जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस को याद करिए। मैंने आपको बोला था जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनता है बेटा किस किस के बीच में, एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में एंड अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बीच में। याद आ रहा है ना, एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में एंड अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बीच में बेटा। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को। फिर मैंने बोला था आपको बेटा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, जिसमें से एक सेल पाई जाती है बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर। तो अगर ये एफरेंट आर्ट्रियोल तो यहाँ पे ये सेल्स पाई जाएंगी, दीज सेल्स आर कॉल्ड ए जेजी सेल्स। और जेजी सेल्स क्या रिलीज करती है बेटा, जेजी सेल्स क्या रिलीज करती है, ये रेनिन रिलीज करती है। याद आया? फिर मैंने बोला था यहाँ पे और एक टाइप ऑफ सेल होता है बेटा, जो नीचे वाली सेल्स दिखाई दे रही है। अच्छा, जेजी सेल्स जो होती है ना बेटा, इनका काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करने का होता है। मतलब इनकी नज़र किस पे होती है बेटा, ब्लड पे होती है। ये चेक करती रहती है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है बेटा। याद आया ना, मैंने अलग से जेजी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस आपको इसीलिए पढ़ाया था ताकि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस को बाद में समझने से आपको कोई दिक्कत ना हो बेटा, ठीक है। सो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस में आपने 2 तरीके की सेल्स पढ़ी थी। पहली सेल की मैं बारे में बता रहा हूँ बेटा, द फर्स्ट सेल इज़ कॉल्ड एज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल बेटा। सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल होती कहाँ पे बेटा, ठीक है ना। सो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो होती है बेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट सेल है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस की, और ये आपको कहाँ पे मिलती है बेटा, ये एफरेंट आर्ट्रियोल में मिलते हैं। तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। सो एफरेंट आर्ट्रियोल की वॉल में बेटा आपको कौन सी सेल्स दिखाई देती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स दिखाई देती है। ये समझ आया ना बच्चा। और ये सेल जो होती है बेटा जेजी सेल्स, ये एक्चुअल में क्या होती है बेटा, स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल्स होती है। और इनका काम क्या होता है बेटा, इनका काम होता है ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करना। मतलब ये महसूस कर सकती है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है बेटा। समझ आया ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से, किसी रीज़न से क्या हुआ बेटा कि ब्लड प्रेशर जो है आपके ब्लड का वो डिक्रीज़ हो रहा है, और जैसे ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा ना, ये सेल्स क्या रिलीज़ करती है, ये रेनिन रिलीज़ करती है। तो ये जेजी सेल्स के बारे में भी याद रखेंगे। तो अगेन बता रहा हूँ मैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ पे होती है, ये पाई जाती है वॉल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल में, है ना। इनका नेचर क्या होता है बेटा, ये स्मूथ मसल्स होती है। और इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, इनका फंक्शन ये होता है कि अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो चुका है बेटा, है ना, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर के समय बेटा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर के समय ये सेल्स क्या करती है बच्चा, ये सेल्स रेनिन को रिलीज़ करती है। सेकेंड सेल जो आपने देखा था दैट वाज मैक्यूला डेंसा सेल बेटा। मैक्यूला डेंसा सेल कहाँ होती है बेटा, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अर्ली पार्ट में होती है बेटा। और इनका काम क्या होता है, ये कीमो रिसेप्टर्स होती है ना, यहाँ पे लिखा है ये कीमो रिसेप्टर्स होती है बेटा। और इनका काम क्या होता है बेटा, ये चेक करती है कि ब्लड के अंदर कहीं NaCl का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ तो नहीं हुआ है बेटा। जैसे ही NaCl कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ होता है बेटा,
ये मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या करती है, ये जेजी सेल्स को बोलती है कि आप क्या रिलीज़ करो बेटा, आप रेनिन रिलीज़ करो। यानी शॉर्ट में ये जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस का काम क्या होता है बेटा, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपरेटस का काम होता है ये रेनिन को रिलीज़ करवाता है। या तो रेनिन डायरेक्टली जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से निकलेगा, या तो बेटा उसको निकलवाएगा कौन, मैक्यूला डेंसा सेल्स बेटा, जब वो देखती है कि ब्लड के अंदर NaCl का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो चुका है बेटा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है ना बेटा। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से देख लेना। अब मान लो फॉर किसी भी कोई भी रीज़न है बेटा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, ब्लड की ऑस्मोलिटी इंक्रीज़ हो गई, वट एवर इज़ द रीज़न, तो फाइनली यहाँ से क्या निकलेगा, रेनिन निकलेगा बेटा। ये रेनिन निकल रहा है, और ये रेनिन कहाँ पे आया बेटा, ये ब्लड वेसल में आया, मतलब किडनी की ब्लड सर्कुलेशन में आया। अब यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन से बेटा ये रेनिन निकल के कहाँ पे आएगा, बॉडी के अंदर आएगा। ये जो रेड सर्कल आपको दिखाई दे ये रिप्रेजेंट करता है पूरे बॉडी को बेटा। सो ये रेनिन अब कहाँ पे आ रहा है बेटा, ये जनरल बॉडी सर्कुलेशन में आ रहा है, समझ गया ना। अब जब रेनिन बेटा जनरल बॉडी सर्कुलेशन में आता है, ये रेनिन जब ब्लड में बह रहा होता है ना, ब्लड में फ्लो कर रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर बेटा लिवर एक इनएक्टिव सब्सटेंस को रिलीज़ करता है ब्लड में। दैट इनएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एंजियोटेंसिनोजन बेटा, याद रख लेना। लिवर की हेपेटोसाइट्स बेटा, लिवर की सेल्स एक इनएक्टिव सब्सटेंस को रिलीज़ करती रहती है बॉडी में। दैट इनएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एंजियोटेंसिनोजन बेटा। और एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ये 485 अमाइनो एसिड का बना हुआ प्रोटीन होता है बेटा। कहाँ से निकलता है बेटा, ये लिवर से निकलता है, ठीक है ना। जब ये रेनिन एंजियोटेंसिन के पास पहुंच जाता है, जब ये रेनिन जो हमने निकाला ना किडनी से, जब ये एंजियोटेंसिनोजन से इंटरेक्ट करता है, ये एंजियोटेंसिनोजन से टकराता है ना, ये एंजियोटेंसिनोजन को बेटा क्या कर देता है, तोड़ देता है। यानी जो हमारे पास 485 अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन था ना, उस 485 अमाइनो एसिड प्रोटीन को बेटा किसने तोड़ा, रेनिन ने तोड़ा बेटा, समझ आया ना। और क्या बनाया, एक 10 अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन बनाया, 10 अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन बनाया। एंड दिस 10 अमाइनो एसिड प्रोटीन इज कॉल्ड एज AT1 बेटा, मतलब एंजियोटेंसिन 1। AT1 मतलब एंजियोटेंसिन 1 बेटा, समझ आया। सो रेनिन को हमने निकाला किडनी से, वो किडनी से निकल के ब्लड सर्कुलेशन में आया। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद बेटा उसने 485 अमाइनो एसिड वाले एंजियोटेंसिनोजन को बेटा ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद बेटा उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और क्या बनाए, 10 अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन बना दिया। डेकापेप्टाइड मतलब 10 अमाइनो एसिड बेटा, जिस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिन 1 बोलते हैं। अब जब ये एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में बन जाता है, ये एंजियोटेंसिन 1 बेटा कहाँ पहुँचता है, लंग्स में पहुँचता है। ये ऑर्गन यहाँ पे लंग बना हुआ बेटा, ये लंग्स में पहुँच जाता है। लंग्स के अंदर एक एंजाइम रहता है बेटा, जिस एंजाइम को एस बोलते हैं, ACE। एस का फुल फॉर्म होता है बेटा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ए मतलब एंजियोटेंसिन, सी मतलब कन्वर्टिंग, ई मतलब एंजाइम बेटा। तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, ये इस 10 अमाइनो एसिड वाले प्रोटीन को, पहले 485 थे ना, फिर 10 बन गए। अब ये एस क्या करेगा बेटा, ये इस 10 अमाइनो एसिड वाले प्रोटीन को 8 अमाइनो एसिड वाले प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इसने और 2 काट दिए बेटा। सो दिस 8 नंबर्ड अमाइनो एसिड कंटेनिंग प्रोटीन को हम AT2 बोलते हैं। AT2 मतलब एंजियोटेंसिन 2 बोलते हैं बेटा। यहाँ तक तो समझ आ गया ना। अब जैसे ही ये एंजियोटेंसिन 2 बन जाता है, ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है वो ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले एंजियोटेंसिन 2 वैसो कंस्ट्रक्शन कराएगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, आर्टरियोल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, और उससे क्या होगा, जैसे ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होगी ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इंक्रीज़ होगा, और जितना ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा उतना हम इससे क्या चुरा सकते हैं, वाटर चुरा सकते हैं बेटा, ताकि हम वाटर कहाँ पे भेज सकें, ब्लड के अंदर भेज सकें। ये पहला फंक्शन है AT2 का। दूसरा फंक्शन AT2 का क्या है बेटा, ये जाता है एक ग्लैंड के अंदर, जिस ग्लैंड को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड बनाया हुआ बेटा, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड बेटा, है ना।
एड्रेनल ग्लैंड से बेटा, एड्रेनल ग्लैंड की लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। आउटर मोस्ट लेयर को हम जूना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड का जो जूना ग्लोमेरुलोसा होता है बेटा, ये उससे निकलवा लेता है एक हार्मोन को, जिस हार्मोन को हम एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? और एल्डोस्टेरॉन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है ना? एल्डोस्टेरॉन क्या करता है बेटा, फटाफट बताइए। एल्डोस्टेरॉन बेटा लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को परमेबल बनाता है। किसके लिए? वाटर के लिए एंड सोडियम के लिए बेटा। मतलब जैसे एल्डोस्टेरॉन निकलेगा ये डिस्टल ट्यूब्यूल में आएगा। इधर देख लीजिए, ये जैसे एल्डोस्टेरॉन निकलेगा ना, ये कहाँ आएगा बेटा? ये आएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और यहाँ से क्या कराएगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम करवाएगा बेटा। समझ गए ना? और इस तरीके से बेटा आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा बेटा। समझ आया बच्चा? अब इधर देख लीजिए, तो इस पूरे सिस्टम में बेटा आपने क्या क्या यूज़ किया? आपने रेनिन यूज़ किया है ना, आपने एंजियोटेंसिन यूज़ किया, आपने एल्डोस्टेरॉन यूज़ किया बेटा, है ना। सो दैट इज वाई दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज रास। रेनिन, आर मतलब हो गया रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बेटा। सो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम जो होता है बेटा, ये किडनी यूज़ करती है जब किडनी को बेटा क्या कराना होता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराना होता है बेटा, ताकि ब्लड का वॉल्यूम क्या हो सके? इंक्रीज हो सके बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट रास बेटा। तो आई होप आपको रास समझ आ चुका है। अब और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज यूज ऑफ हार्ट इन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बेटा। यूज ऑफ हार्ट इन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। देखिए, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा बेटा, सो ऑटोमेटिकली हार्ट के अंदर बेटा ब्लड प्रेशर हार्ट के अंदर इंक्रीज हो गया बेटा, तो ऑटोमेटिकली बेटा हार्ट का ब्लड फ्लो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो जब हार्ट को लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मतलब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है, ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, तो हार्ट क्या करता है बेटा? हार्ट की सेल्स क्या करती है? वो एक हार्मोन को रिलीज़ करती है जिसको हम नाम देते हैं ANF, या इसको हम बेटा ANP भी बोलते हैं। ANF का मतलब हुआ बेटा एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, या एट्रियल नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये ANF क्या करता है? ध्यान से, ये ANF बन गया ना। सबसे पहले बेटा ANF कराता है वैसोडाइलेशन, मतलब ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कराएगा। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, है ना। यानी ये अपोजिट काम, यहाँ पे वैसोडाइलेशन कर रहा था ना, सो दैट मीन्स ANF बेटा वैसोडाइलेशन कराता है, लेकिन एल्डोस्टेरॉन क्या कराता था बेटा? वैसो कंस्ट्रक्शन। एंजियोटेंसिन 2 क्या कराता था? वैसो कंस्ट्रक्शन। ADH क्या कराता था? वैसो कंस्ट्रक्शन। सो दैट मीन्स ANF बेटा अपोजिट काम कर रहा है, किसके? एल्डोस्टेरॉन के, AT2 के एंड ADH के बेटा। ये इसका पहला काम है। दूसरा काम बेटा ANF क्या कराता है? ये इनहेबिट करता है बेटा, इनहेबिट्स रीएब्जॉर्प्शन, inhibits reabsorption of sodium। समझ आया ना बेटा? ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है। सो मतलब ये वाटर को रीअब्जॉर्ब होने नहीं देगा। तो शॉर्ट में याद रख लेना, हार्ट का जो ANF होता है वो रास के एंड हाइपोथैलेमस के अपोजिट काम करता है। मतलब ये नहीं चाहता कि ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाए बेटा? इंक्रीज हो जाए, ये चाहता है कि ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। समझ गए? सो ये आपके चैप्टर का यहाँ पे बेटा एंड हो जाता है। हमने जितना कोशिश किया बेटा सारे पोर्शंस को अच्छे से समझाया की कोशिश की है। सो दिस वाज द एंड ऑफ चैप्टर। अब ये कुछ डिजीज़ है बेटा, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, 2-3 डिजीज़ लिखी हुई है, या आप रीड कर सकते हैं बेटा। डिजीज़ को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊँगा। सो डिजीज़ आप खुद ही रीड कर दीजिएगा NCERT से, NCERT के बाहर कुछ नहीं आएगा डिजीज़ में से। सो यहाँ पे हमारा बेटा
एक्सक्रीटरी सिस्टम का पोर्शन आज फिनिश हो जाता है। सो जो नेक्स्ट चैप्टर हम अब शुरू करने वाले होंगे दैट विल बी इंशाल्लाह स्केलेटल सिस्टम, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है ना। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड खुदा हाफिज़ भाई।